नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार और मैं हूं रंजन कुमार। इसमें इस वीडियो सीरीज में अभी चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित है वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा और आज उसका 22वां अंक। पिछले अंक में हमने कहानी को कहां पर छोड़ा है ये आपको याद होगा। नवल नारायण की पत्नी माया ने एक पुत्र को जन्म दिया है अपने मायके में जिसका नाम रखा गया है अर्नउआ। अर्नव जो इतिहास में पुकारा जाएगा अर्नउआ के नाम से। और वहीं पे उसके बाद हम लघुशंका करने चले गए थे उस अध्याय को समाप्त करके। और जब हम लघुशंका से वापस आते हैं तो हमारे सम्मुख बैठे हमारे दो श्रोता जिनको मैं ये कहानी सुना रहा हूं अतश्री नवल नारायण कथा, जिसके माध्यम से आप भी कहानी सुन रहे हैं अतश्री नवल नारायण कथा, उनके लिए कॉफी लेकर के आता हूं। तो जब कॉफी ब्रेक चल रहा होता है तो संजय भैया पूछते हैं, क्या बात है रंजन बाबू, नया टी शर्ट? गए तो थे केवल लघुशंका करने। तो मैं कहता हूं हाँ संजय भैया, गया था लघुशंका करने, मन में आया टी शर्ट बदल लूं तो बदल के आ गया। तो जनार्दन चाचा बोले नहीं कुछ विशेष बात है का? तो मैं बोला विशेष बात का है, अब नवल नारायण माया का पुत्र हुआ है, कुल तारण पुत्र पैदा हुआ है अर्नउआ। तो अर्नउआ के जन्म का उत्सव मना लेते हैं, इसलिए टी शर्ट बदल लिए। तो संजय भैया हंसने लगे, बोले सही सही कारणवा नहीं बता रहे हैं। मैं बोला यही यही सही कारण नहीं है संजय भैया कि नावल नारायण और माया का ये कुल तारण पुत्र पैदा हुआ है अर्नउआ। तो संजय भैया बोले अच्छा ठीक से एक और बात बताइए, ये कितने आदमी थे? तो मैं बोला कितने आदमी थे, प्रश्न का मतलब ही नहीं समझ में आया। तो बोले नहीं हम यही पूछना चाहते हैं वो माया के साथ कितने आदमी थे, ये जो अर्नउआ पैदा हुआ है नवल नारायण का, तो माया के साथ कितने आदमी थे? मैं बोला माया के साथ कितने आदमी थे, हमने तो पूरी कहानी आपको बता दी है कि जब अर्नउआ गर्भ में आया था उस वक्त माया के 15 दिनों में कितने लोगों के साथ रिश्ते थे। कंस जी ने माया को रतन और विष्णु पटकवा के साथ पकड़ा था। उसके बाद कंस जी देख लिए थे माया को तो माया के साथ गए, कहे जो तुम उसके साथ कर रही थी वही हमारे साथ करो। तो फिर हंस जी के भाई कंस जी जो 15 साल के थे वो अपनी बहन 38 साल की माया के साथ जो नवल नारायण की पत्नी है, और नवल नारायण 26 साल के हैं, तो 26 साल के नवल नारायण की 38 साल की पत्नी माया जो 15 साल के कंस जी की बहन है उसके साथ कंस जी फिर रिश्ते बनाते हैं। और उस रिश्ते को कंसिनी हंसनी जी ने देख लिया था, हंस जी की पत्नी ने। और जब तक वो सोच ही रही थी कि हम इसका जो ये लोग कर रहे हैं भाई बहन हम कैसे इसको किसी को बतावे सुनावे, तब तक अगले दिन नाबी मियाँ के साथ नवल नारायण की पत्नी माया को माया के पिता ने खुद ही हंस जी के पिताजी ने देख लिया था। और जब ये 4 लोगों के साथ 15 दिनों में रिश्ते बनाते हुए पकड़ी गई तो हंस जी को टेलीग्राम देके बुलवाया गया था। और हंस जी ने नवल नारायण को बुला भेजा था। और नवल नारायण को बुलावा भेजने के लिए हंस जी ने नवल नारायण के उस बच्चे का जो स्वस्थ चला था उसको बीमार किया था। ये सब तो हम पहले आपको कहानी में बता चुके हैं। संजय भैया बोले हाँ ये सब हमको याद है, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितने आदमी थे। तो मैंने बोला आदमी तो टोटल कितने हुए, 4 उधर हुए और नवल नारायण को बुलाया गया था ताकि नवल नारायण के नाम अगर संभावित रूप से माया गर्भवती हो जाए तो उसकी रजिस्ट्री उस बच्चे की जाए। तो टोटल हुए आदमी 5।
तो संजय भैया बोले तो कहानियां के अंत में आप ये परसेंटेज निकालने में कैसे गलती कर दिए रंजन बाबू। आप कहें 25% बाप नवल नारायण भी हो सकते हैं, 25% नबी मियाँ भी हो सकते हैं, 25% चांस है कि रत्नो हो सकता है, 25% चांस है कि कौंसी भी हो सकते हैं, अब 25% चांस है कि विष्णु पठक हो सकता है या नौवा का बाप। तो हमने कहा हो संजय भैया ये गड़बड़ हो गया है, टोटल आदमी थे 5, तो सबका परसेंटेज जो है अब कम जाएगा, 20-20% चांस बन जाएगा। तो जनार्दन चाचा बोले दैट एक बच्चे का बाप 20% कोई कैसे हो सकता है, जब भी होगा तो 100% ही होगा ना, जो कोई भी होगा इसमें वो 100% ही होगा, 20% थोड़ी ना है। तो मैंने बोला हमने ये नहीं कहा है जनार्दन चाचा और संजय भैया कि 20% पिता ये सब हैं, चांस है 20% कि इनमें से कोई भी एक पिता हो सकता है। वैसे पिता तो जो होगा सो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जनार्दन चाचा, कोई ना कोई 100% ही होगा। जनार्दन चाचा बोले लेकिन ये हो एक गजबे है कि ये माया भी नहीं बता सकती कि इस बच्चे का पिता कौन है। तो संजय भैया फिर से बोले हरामी बालक इसीलिए ना कहा जाता है जिसके बाप का पता ही नहीं होता है कि कौन है इसका। चाहे कोई ना कोई बाप तो होगा ही अरनवों का, लेकिन पता नहीं है कि कौन है, या अरनवा की माँ को भी नहीं पता होगा। तो हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं जनार्दन चाचा और संजय भैया, ये अरनवा एक नंबर का हरामी बालक है, और इसके आने के पहले से ही ज्योतिषीय गणना करके हंस जी परेशान होने लगे थे। तो हंस जी को यह अनुमान पहले ही हो गया था कि ये ममहर का कुल का नाम भी डुबोएगा और अपने दादा के कुल का भी नाम डुबोएगा, जैसा कि अभी ज्योतिषीय संजोग बन पड़ा है। ऐसे में अगर कोई बालक पैदा हुआ तो वो दुआ कर रहे थे कि ऐसा कोई बालक पैदा ना हो, लेकिन अरनउआ को होना था, पैदा हो गया, और उसके पहले संजोग सारे परिस्थिति जुट ही गए थे। तो जनार्दन चाचा बोले तना हम लानत भेज दिए थे तहिना, आप कहानियां छोड़ दिए थे, चलिए अभी हम लानत तो अब नहीं भेजेंगे, लानतवा तो भेजना है अंत में। आप आज आगे का कहानी बताइए कि इसके आगे का होता है रंजन बाबू। तो हम लोग का कॉफी ब्रेक खत्म हो गया था, तो उसके बाद हम जनार्दन चाचा और संजय भैया को इसके आगे की कहानी बताते हैं कि उधर गदाईपुर में आपको पता ही है कि नवल नारायण ने मित्तल प्रसाद के पुत्र की हत्या करके उसे जाके दफन करवा दिया था मित्तल प्रसाद के साथ, जिसका सबूत मिटाने में मित्तल प्रसाद की पत्नी ने भी सहयोग करा था और गांव में ये चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन मित्तल प्रसाद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मित्तल प्रसाद अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे और अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा बहुत रखते थे, वो जो कह दे वो सही और बाकी सब गलत। तो जो मित्तल प्रसाद के भाई कह रहे थे, जो गांव वाले कह रहे थे, जो मोहल्ले वाले कह रहे थे, ये गांव मोहल्ले में चर्चा खूब हुई, लेकिन इससे नवल नारायण और मित्तल प्रसाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मित्तल प्रसाद ने कभी गांव वालों की बातों पर कान नहीं दिया, सिर्फ अपनी पत्नी की सुनते रहे। और मित्तल प्रसाद जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, उनकी पत्नी की जो वफादारी है वो अपने पति के साथ नहीं, नवल नारायण के साथ थी। और ऐसी वफादारी थी कि इसके लिए वो अपने एक बेटे की हत्या जिसके नवल नारायण ने कर दी थी, गला दबा करके खैनी खिला के, फिर वो नवल नारायण के साथ खड़ी होके सबूत भी मिटा रही थी। तो कहा जाता है संजय भैया कि माता कुमाता नहीं होती, लेकिन ऐसी माताएं कुछ कुमाता भी होती हैं। उस बच्चे के पिता भले ही मित्तल प्रसाद नहीं हो, जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, लेकिन वो तो उस बच्चे की मां थी। लेकिन फिर भी अपने पाप को छुपाने के लिए उसने नवल नारायण का साथ दिया और नवल नारायण ने उस बालक की हत्या कर दी, और तब से नवल नारायण डरने भी लगे थे। तो संजय भैया बोले ये नवल नारायण का कैटेगरी, आज हमको एकदम नवल नारायण से नफरत हो रहा है, घिन आ रहा है। तो आगे का कहानियां बताइए क्या होता है। मैं बोला नवल नारायण उधर मगन थे, कहने का मतलब है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं
तो नवल नारायण अपनी दुनिया में मगन थे। उनकी दुनिया उधर मित्तल प्रसाद की पत्नी, बुच्ची साहू की पत्नी और उधर महेंद्र लाल की पत्नी, उनके बीच में गुजरती थी। अब नवल नारायण को मित्तल प्रसाद के यहाँ ये कांड करने के बाद एक सबक जरूर मिल गया था। सावधानी की जरूरत है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो जनार्दन चाचा बोले उस वक्त ये वही समय रहा होगा ना जब सब लोगों का पकड़ पकड़ के नसबंदी करल जा रहा था। तो मैं बोला हाँ जनार्दन चाचा ये वही समय था। तो बोले कोनो नवल नारायण का नसबंदी नहीं कर दिया आप पकड़ के जबरदस्ती। मैं बोला नवल नारायण बहुत डरते थे इससे, इसीलिए नवल नारायण शहर जाना बंद कर दिए थे। उनको डर था कि कहीं ये सरकार द्वारा जो प्रायोजित चल रहा है, सबको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी करल जा रहा है, कोनो हमरो न नसबंदी कर दे। तो नवल नारायण बिल्कुल निकलते नहीं थे। अरवल जाना उन्होंने बंद कर रखा था उन दिनों। तो संजय भैया पूछे नवल नारायण को ये पता भी चला कि नहीं कि वहां हमारा एगो पुत्र पैदा हुआ है जिसका 20% संभावित पिता मैं भी हो सकता हूं। मैं बोला नहीं ये तो पता नहीं चला कि 20% मैं संभावित पिता हो सकता हूं, लेकिन ये पता जरूर चला कि हम जो 2 दिन के लिए गए थे वहां का पचनामा, उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारा एक पुत्र पैदा हुआ है पचनामा में। तो ये नवल नारायण को पता चल गया था। हंस जी द्वारा चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन नवल नारायण ना अपने इस पैदा हुए पुत्र को देखने गए थे और ना अपने उस बीमारू पुत्र को देखने के लिए बीच में गए। और बीच में कितने महीने का, 14 महीने का समय गुजर गया। इस बीच में माया ने पचनामा में एक पुत्र को भी जन्म दे दिया। नवल नारायण का वो पुत्र मर भी गया। हंस जी ने जहां खेल करके मां को मौसी और मौसी को मां बना दिया, अपनी एक दूसरी बहन का बच्चा छीन करके उस मां के गोद में डाल दिया। अभी ये नवल नारायण का जो पुत्र है दूसरा, इसको नवल नारायण का पुत्र नहीं कहिए, नवल नारायण तो संभावित पिता है 20%। तो नवल नारायण की पत्नी माया का जो पुत्र है अर्नउआ, अर्नउआ भी 3 महीने का हो चुका है। लेकिन नवल नारायण ना तो लाने जा रहे, ना देखने जा रहे, ना कोई खोज खबर आ रही। तो हंस जी थोड़ा कुलाते हैं, घबराते हैं। बीच में वो अपनी ड्यूटी प्लेस पे घूम घूम के भी वापस आ गए और हर 15वें दिन अपने पिता से पूछते रहते चिट्ठियों में, गदाईपुर से कोई खोज खबर आई, कोई माया को लेने आ रहा है। तो हर बार हंस जी के पिताजी बताते कि नहीं ऐसी कोई खोज खबर नहीं है। अब ना इधर दत्त बाबू को चिंता थी कि बहू को लाना है, क्योंकि अब दत्त बाबू की पत्नी प्रसूति गृह में जा ही नहीं रही थी, उनको जरूरत नहीं थी। तो उनको अब क्या लेना देना कि बहू कहाँ है और बहू के बाल बच्चे कहाँ है। और नवल नारायण को भी क्या लेना देना कि पत्नी कहाँ है। नवल नारायण अपनी दुनिया में मगन थे। तो दोनों बाप बेटे अपनी अपनी दुनिया में मगन थे और उधर हंस जी इस चिंता फिक्र में मरे जा रहे थे कि अभी नवल नारायण क्यों अपनी पत्नी को ले नहीं जा रहे यहां से। तो इस बीच में हंस जी एक चिट्ठी लिखते हैं दत्त बाबू को और कहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में हर बच्चे का सुदिन सधाने का रिवाज है, तो इस बच्चे का सुदिन इस तारीख को बन रहा है। आप नवल नारायण को भेज के अपनी बहू को बुलवाइए अपने घर ताकि सुदिन सधाया जाए। सो आप लोग कोई खोज खबर ले ही नहीं रहे हैं तो सुदिन का दिन मैं ही निकाल के बता दे रहा हूं। इस तारीख को माया को लिवा जाइए और बच्चे का सुदिन का रस्म पूरा करवाइए। आपका जो ये दूसरा पोता हुआ है इसका भी सुदिन का रस्म पूरा हो जाए। तो दत्त बाबू ये बात नवल नारायण को बताते हैं और अंत में नवल नारायण बेमन से, बुझे बुझे मन से, नवल नारायण को कोई खुशी नहीं हो रहा है कि हमारा वहां कोई दूसरा पुत्र पैदा हुआ है, क्योंकि नवल नारायण के चेहरे पर वो जो उनके हाथ से दबाया हुआ जो मित्तल प्रसाद के घर में वो जो बच्चा था, वो इनके व्यक्तित्व पर पूरी तरह से हावी था। नवल नारायण को डर भी लगता था रात में सोते हुए। और ऐसा कोई जघन्य पाप जब कोई करता है तो उससे उबरना थोड़ा आसान नहीं होता। तो पूरा वो जो हत्या थी उस बच्चे की, वो हत्यारी बनकर के इनके चेहरे पर मुर्दनी सी छाई रहती थी नवल नारायण के।
उसके बाद भी नवल नारायण जैसे इंसान थे, वो अपने दुनिया में मगन थे। तो नवल नारायण पहुंचते हैं पचनामा और अगले दिन अपने पुत्र को, ये जो नया जन्मा है अर्नहुआ का सुदिन सधाने के लिए, माया को अपने उस दूसरे पुत्र के साथ, पहले पुत्र के साथ लेके आते हैं। वो पहला पुत्र जो अब दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन नवल नारायण को तो यही पता है ना कि वो मेरा पुत्र है। तो नवल नारायण अपने दोनों पुत्रों के साथ माया को लेकर के आ जाते हैं। और वो जब दूसरा पुत्र आने लगता है, तो वो जो हंस जी की दूसरी बहन थी, जिसका वास्तव में वो बच्चा था, जिसे हंस जी ने छीन करके उसे दे दिया था, तो हालांकि उसे क्लेश तो था, लेकिन अब तक ज्यादा चिंता इसलिए नहीं हो रही थी कि उस बच्चे की देखभाल तो अब तक वही कर रही थी ज्यादा से ज्यादा, और बच्चा उसके सामने ही था, तो अभी तक ज्यादा अखर नहीं रहा था। लेकिन अब जब बच्चे को माया अपने साथ लेके जा रही है, तब उसकी ममता फूट पड़ती है। लेकिन हंस जी फिर से उसे वहां पे वास्ता देते हैं। हंस जी ये देखने के लिए आ गए थे कि कहीं नवल नारायण पहचान न लें उस बच्चे का मुंह देख के, तो अगर कोई परिस्थिति ऐसी बिगड़े तो उसको संभालने के लिए मैं वहां मौजूद रहूं। लेकिन हंस जी ने देखा नवल नारायण पहचाने नहीं, और इतना समय बीत चुका था कि सच में 5 महीने के बच्चे की मृत्यु हुई थी, और बीच में समय काफी गुजर चुका था। जब वो बच्चा 5 महीने का था, तब उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद उसी वक्त में माया गर्भ से रहती है, और माया का ये बच्चा भी 3 महीने का हो जाता है। तो लगभग 1 साल का जो समय गुजर चुका था, उसमें बच्चे के चेहरे में काफी परिवर्तन आ गया था। तो जो बच्चा 5वें महीने में नवल नारायण के पास से आया था, अब वो 17 महीने का होकर के नवल नारायण को मिल रहा था। असल में वो बच्चा नहीं मिल रहा था, मिल तो दूसरा बच्चा रहा था। लेकिन नवल नारायण कैसे पहचानते कि ये वही बालक है या दूसरा? चेहरे में काफी परिवर्तन हो गया था। और नवल नारायण जब नहीं पहचान पाए, तो हंस जी बड़े प्रसन्न हुए कि उनकी योजना कामयाब हो गई। माए को मौसी और मौसी को मां बनाने का जो उन्होंने खेल करा था, वो पूरी तरह से कामयाब रहा। और वो जो बच्चे की असली माँ है, जो हंस जी की दूसरी बहन है, जिसका बच्चा छीन करके उन्होंने माया को दे दिया था, वो अब फिर से गुजारिश करती है कि भैया इस सच को खोल दीजिए नवल नारायण के सामने। अब तो माया की गृहस्थी नहीं उजड़ेगी, क्योंकि माया की दूसरी औलाद हो चुकी है, दूसरा पुत्र नवल नारायण का हो चुका है। अब आप मेरी कोख न उजाड़िए। तो हंस जी उसे चुप करा देते हैं, कहते हैं मैंने कहा था ना कि इस बात को दोबारा जिक्र नहीं करना है। तुम अभी तक उस कहानी को भूली नहीं हो, और तुम्हारी कोख हमने उजाड़ी नहीं है। तुम्हारे पास और भी बच्चे पहले से हैं। अब जो खेल हो गया है वो वैसे ही रहेगा। हम नहीं बता सकते कि नवल नारायण का वो पुत्र मर गया है और हमने ये कोई झूठा नाटक कर दिया है। अब जो हमने दर्ज कर दिया उस दिन, जो फैसला ले लिया, वो ले लिया गया है। अब इसके बारे में कभी मुंह नहीं खोलोगी। तुम्हें मैंने उस दिन भी कसम दिया था, आज फिर चेतावनी दे रहा हूं। और हंस जी उसे फिर डराने धमकाने लगे। अगर मैं देखभाल करना बंद कर दूं तो तुम्हारे पति की क्या हालत होगी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, और तुम सबकी क्या गति होगी अगर मैं तुम्हें अपने इस घर से निकाल दूं और कहूं मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हूं। तुम्हें अभी मेरी मदद की जरूरत है, और जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मेरी मदद की शर्त ही यही है कि तुम इस बारे में मुंह मत खोलो, उस बच्चे को भूल जाओ। तो हंस जी की वो बहन बंद कमरे में रोती बिलखती रह गई। बंद कमरे में हंस जी ने उसे झाड़ पिला दिया इस तरह से, और इस तरह से माया को उन्होंने विदा कर दिया नवल नारायण के साथ। और माया अपने दोनों बच्चों को लेकर के पचनामा से गदाईपुर चली आती है। अब गदाईपुर में आने के बाद दत्त बाबू भी नहीं पहचान पाते हैं कि वही बालक है कि दूसरा, किसी को शक भी नहीं हुआ है। तो यहां आने के बाद नवल नारायण एक दूसरा काम करते हैं। नवल नारायण कहते हैं कि बकरी का दूध बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और इस बच्चे को इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, ये पहले वाले बच्चे को। और ये बच्चा मेरे लिए तो बड़ा शुभ था। ये बच्चा जन्म लिया था तभी मेरी नौकरी पोस्ट ऑफिस में लगी थी, और उसके बाद मेरा टीचर का भी नौकरी लग गया कुछ दिन बाद। ये अलग बात है कि मैंने टीचर का नौकरी किया नहीं।
अब टीचर का नौकरी किन परिस्थितियों में नहीं किया नवल नारायण ने, ये तो हमारे सब व्यूअर्स भी जानते हैं और जनार्दन चाचा और संजय भैया से हम पहले ही बता चुके हैं। तो संजय भैया बोले ये बकरियों पाले के पीछे कोई पेंच है क्या? मैं बोला संजय भैया आप बहुत समझदार है। ये मित्तल प्रसाद का वो जो पुत्र जो 2 साल का था, मित्तल प्रसाद के 5 महीने के पुत्र की तो नवल नारायण ने हत्या कर दी थी, गला दबा दिया था। लेकिन मित्तल प्रसाद का जो उससे एक बड़ा वाला पुत्र था, वो अब 3 साल का था। और वो नवल नारायण जब भी वहां जाते तो नवल नारायण के मार्ग में उनकी स्वच्छंदता में बाधक बनता था। तो नवल नारायण ने बहुत सातिर चाल चली। नवल नारायण ऐसे ही बहुत सातिर किस्म के हैं। तो उनके दिमाग में जब वो पचनामा से माया को लेके आ रहे थे, तो उनके सातिर दिमाग में कुछ चालें सूझी और उन्होंने आते ही एक बकरी खरीद लिया और बोला ये बकरी इसलिए खरीदी जा रही है क्योंकि इससे इस बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। हमें एक डॉक्टर ने बताया है कि इस बच्चे को आप बकरी का दूध पिलाते रहेंगे तो इसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि ये सच्ची बात है, बकरी के दूध से बच्चे की इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। तो नवल नारायण ने एक बकरी खरीद दिया कि अब हमारे दोनों जो पुत्र हैं ये बकरी का दूध पिएंगे। लेकिन बकरी को चराएगा कौन, घुमाएगा कौन? तो मित्तल प्रसाद के घर के पिछाड़े बहुत सारी खाली जमीन थी और मित्तल प्रसाद के घर के थोड़ा आगे भी बहुत सारी खाली जमीनें थी। तो नवल नारायण ने कहा कि मित्तल प्रसाद का जो पुत्र है जो दिन भर घर में बदमाशी करते रहता है, ये बकरी चराने का काम उसको दे देते हैं। वो दिन भर बकरी को चरावेगा और अपने पास रखेगा और हम वहां बैठ के उसका दूध दुहेंगे सुबह शाम और उसको घर में ले आवेंगे। मतलब बकरी किसकी? नवल नारायण की। और बकरी पलेगा कहाँ? मित्तल प्रसाद के यहाँ। उसे खिलाएगा पिलाएगा कौन? मित्तल प्रसाद की पत्नी और मित्तल प्रसाद का वो पुत्र। उसे चराएगा कौन? मित्तल प्रसाद का वो पुत्र। और दूध कौन निकाल के लाएगा? नवल नारायण। और मित्तल प्रसाद की पत्नी की सहमति थी ही। नवल नारायण जो कुछ भी कहेंगे उसके लिए वो राजी हो जाएंगी और मित्तल प्रसाद को तो जो कुछ भी उनकी पत्नी कहेंगे उसके लिए वो राजी होना ही है। तो इस तरह से नवल नारायण ने ये खेल शुरू किया जिससे कि नवल नारायण और मित्तल प्रसाद की पत्नी के बीच में जो पुत्र बाधक बन रहा था, अब वो बकरी चराने के बहाने घर से बाहर रहे और नवल नारायण के लिए मुसीबत खड़ी ना करे, उनको डिस्टर्ब ना करे। और दूसरा इस बहाने नवल नारायण का सुबह शाम वहां आना जाना भी लगा रहेगा बकरी का दूध निकालने के क्रम में, तो कोई दुनिया उंगली भी ना उठाएगी। अब माया भी ये थोड़ा भी शक नहीं कर पाएगी कि आप वहां क्यों आते जाते हैं, क्योंकि नवल नारायण ने बहुत दूर का खेल खेला था। क्योंकि डर था कि कहीं गांव में चलता हुआ ये चर्चा माया के कानों तक भी ना पहुंच जाए कि मित्तल प्रसाद के यहाँ मेरा इतना आना जाना क्यों है। अगर पहुंचेगा तो कह देंगे बकरी के कारण है, बकरी का दूध लाने आता जाता रहता हूं, दुनिया वालों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। तो बहुत ही दूर की कौड़ी खेल गए। जनार्दन चाचा बोले बहुत सातिर और बहुत काहिया है नवल नारायण ये। मैं बोला जनार्दन चाचा आप ही बहुत इज्जत करते हैं, अब आप असली चरित्र इस नवल नारायण का समझिए। और तो संजय भैया बोले यही असली चरित्र है रंजन बाबू, ये नवल नारायण का हम बहुत अच्छा से समझ गए हैं। और यरनौआ जिसके असली पिता तो नवल नारायण है कि नहीं वो भी नहीं जानते, माया भी नहीं जानती, 5 में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो असली हरामी पुत्र है नवल नारायण का यरनौआ, ये भी बकरी का दूध पीता होगा। मैं बोला वो तो खेला ही नवल नारायण ने इसीलिए किया था ना कि हमारे ये जो दोनों पुत्र हैं ये बकरी का दूध पिएंगे। अपने आप को बड़ा केयरिंग पिता के रूप में उन्होंने नवल नारायण ने खुद को पेश किया वहां पे, जिसे दुनिया समझे कि कितने केयरिंग पिता हैं, कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन इसके पीछे नवल नारायण की क्या योजना थी
इसे केवल मित्तल प्रसाद की पत्नी समझ पाई और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। तो जनार्दन चाचा बोलते हैं इसके आगे का कहानियां बताइए रंजन बाबू, इसके आगे का होता है। तो हमने कहा जनार्दन चाचा इसके आगे ये होता है कि नवल नारायण का प्रमोशन हो जाता है गांव में। अब ये जो गांव के छोटे से पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन थे, वहां से अब ये डाक अरवल का जो डाकघर है वहां के डाकिये चुन लिए जाते हैं। डाकिये मतलब जो डाक ले जाएगा इधर से उधर, और इनकी ड्यूटी लगी अरवल से उसरी तक डाक ले जाना है और उसरी से फिर अरवल डाक लेके आना है। तो संजय भैया बोले अच्छा, ओहो, नवल नारायण वहां से नौकरी शुरू किए हैं। मैं बोला नवल नारायण सबसे नीचे पोस्ट ऑफिस के मैंने बताया ना, ईडीडीए कहा जाता है पोस्ट ऑफिस में इनको। तो ईडीडीए कर्मचारी के रूप में इन्होंने पोस्टमैनी का काम शुरू किया था गांव के, और उसके बाद नवल नारायण उससे ऊंचे पद पर अरवल के मुख्य डाकघर से फिर जुड़ जाते हैं और वहां उनको उसरी से अरवल डाक ले जाने की, डाकिये की नियुक्ति दी जाती है। लेकिन नवल नारायण को तो इससे परेशानी होने लगी, क्योंकि नवल नारायण कुछ भी छोड़ सकते थे दुनिया में, मित्तल प्रसाद की पत्नी का साथ नहीं। तब नवल नारायण 2-4-5 दिन ड्यूटी करके कहते हैं मेरे से ये ड्यूटी नहीं होने वाला। पूरे घर वाले समझाते हैं कि तुमने मास्टर की ड्यूटी नहीं करी, तो बोले नहीं वहां नहीं करी। अब तुम कह रहे हो कि ये यहाँ पे मास्टर की ड्यूटी में कोई फिजिकल काम नहीं था, मानसिक काम था बच्चों को पढ़ाना। लेकिन मित्तल प्रसाद की पत्नी के कारण उन्होंने, क्योंकि मित्तल प्रसाद की पत्नी से मिलने का समय नहीं मिलेगा, तो नवल नारायण ने वहां क्या गेम खेला था, बोले एक ही स्कूल में पिता और पुत्र दोनों थोड़ी पढ़ाएंगे, और इस कारण वहां इनकार कर दिया उस नौकरी को करने से। और अब नवल नारायण को जब ये डाकिये की नौकरी मिली है, तब इनको पता है कि उसरी से अरवल डाक लेके आने जाने में पूरा दिन गुजर जाएगा। तो मित्तल प्रसाद की पत्नी से मैं मिलूंगा कब, यही दिन का समय तो मित्तल प्रसाद की पत्नी से नवल नारायण की मुलाकातों का है। तो नवल नारायण कहते हैं मेरे से ये फिजिकल काम नहीं होगा, मेरे को बहुत ज्यादा इससे थकावट होती है, मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। तो दत्त बाबू परेशान होने लगे, क्योंकि दत्त बाबू को लगा कि ये जो कुछ रुपये भी कमा के लाता है, कम से कम अपने बच्चों का दूध का तो इंतजाम करता है, दूध और दवाई का, बाकी तो पूरे घर की व्यवस्था मैं कर ही रहा हूं। अब अगर ये नौकरी छोड़ देगा तो मेरे भरोसे ये 2 बेटे पैदा किया है क्या इसने। तो दत्त बाबू बहुत समझाते हैं नौकरी नहीं छोड़ना है, लेकिन नवल नारायण को तो अपना दिख रहा था। तब नवल नारायण कहते हैं अगर मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा तो कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब नवल नारायण एक अनूठी व्यवस्था करते हैं। गदाईपुर गांव में एक जानकी नाम का व्यक्ति था, जो नवल नारायण से उम्र में छोटा था और नवल नारायण को भैया भैया कहता था। तो नवल नारायण ने कहा जनकिया को लगा देते हैं ड्यूटी पर, बात करता हूं। तो नवल नारायण जनकिया के साथ वार्ता करते हैं और जनकिया को कहते हैं आधी तनख्वाह तुम्हें दे दूंगा जो मिलता है मुझे पोस्ट ऑफिस से, और वो आधी से मैं गुजर कर लूंगा अपनी, और वो आधी तुम रख लो, और मेरे बदले जो डाक ले जाने की ड्यूटी है वो तुम कर लो। अब मेरे नाम की नौकरी होगी और काम तुम करो। और इस तरह से नवल नारायण जाते हैं। अब इसके लिए अरवल के पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर से भी बात करते हैं, और वहां जाके उसरी जाके पोस्ट ऑफिस है वहां के पोस्ट मास्टर से भी बात करते हैं। तो ये दोनों पोस्ट मास्टर कहते हैं नहीं भाई ये तो बड़ा रिस्की काम है, नवल नारायण तो भ्रष्टाचार के कीटाणु वहीं से हैं। तो नवल नारायण ने कहा कुछ पैसा आप भी ले लीजिए, हमारी नौकरी बची रहेगी यही बहुत है। तो आधी तनख्वाह नवल नारायण जो है वो जनकिया को दे देते हैं अपना काम करने के बदले, और आधी की जो आधी तनख्वाह है उसका 2 हिस्सा करके वो दोनों जगह के पोस्ट मास्टर से डील कर लेते हैं
कि हमारे बदले में कोई दूसरा आदमी ले जाएगा, हमारा बहुत खास खास है, हमारे गांव का ही है, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। तो आपको काम केवल इतना ही करना है कि उससे डाक स्वीकार कर लेना है और मेरे नाम पे उसको डाक दे देना है, जो उस पोस्ट ऑफिस में चला जाएगा, और इसके बदले में महीने में आप कुछ पैसा ले लीजिए। सो मुझसे ये फिजिकल काम नहीं हो सकेगा, कृपया इस मेरी प्रॉब्लम को समझिए। तो प्रॉब्लम क्या समझना था? दोनों पोस्ट मास्टर वो भी भ्रष्टाचारी थे। रिश्वत मिल गई उनको कि हर महीने कुछ पैसा आएगा। नवल नारायण अपनी आधी तनख्वाह जो उनके पास बचती थी, उसका आधा अब अपने पास रखेंगे। मतलब नवल नारायण ने अपनी तनख्वाह का 1/4 अपने पास रखा, उसका आधा उन्होंने जानकी को दे दिया, और जो 1/4 बचा था उसके 2 हिस्से करके उसरी और अरवल के पोस्टमास्टर को दे दिए। और इस तरह से ये नाजुक बदन फुलहार दूल्हा नवल नारायण नाजुक बदन फुलहार दूल्हा थे, तो आपको वहां भी प्रमाणित हो गया था। जो खैनी भी खुद नहीं बना के खाता है, जिसको खैनी भी उसकी पत्नी बना के खिलाएगी। तो ये नवल नारायण ने व्यवस्था बनाई कि ये जो फिजिकल काम है ये मुझसे नहीं होगा, इतना दूर तक साइकिल चला करके मैं डाक ले आने का काम नहीं कर सकता। तो ये काम मेरे बदले जनकिया करेगा, और उसके बदले नवल नारायण ने अपने तनख्वाह उनमें लुटा दिए। क्यों? क्योंकि नवल नारायण को हर हाल में गदाईपुर गांव में बने रहना है, क्योंकि वो मित्तल प्रसाद की पत्नी के साथ जुड़े होने का, बुच्ची साहब की पत्नी के साथ जुड़े होने का, और महेंद्र लाल के घर चुपके से आने जाने का लोभ नहीं छोड़ सकते थे। और ये सब जगह उनकी दाल तभी गल सकती थी जब वो दिन में गदाईपुर गांव में मौजूद रहे। अब अगर कोई ड्यूटी करने चले जाएंगे नवल नारायण, तो फिर नवल नारायण की सब संगतिया लोगों का क्या होगा? क्योंकि संगतिया लोग जब नवल नारायण के ये जाते हैं ड्यूटी करने, तभी तो नवल नारायण उनके घर में पहुंचते हैं अनैतिक काम करने अपने। तो जनार्दन चाचा बोले, ये खाली नवल नारायण का जो पुत्र है ना अर्नौआ, यही हरामी नहीं है, ये असली हरामी वाला काम जो है ना, ये नवल नारायण का है। मैं बोला जनार्दन चाचा, मैं इस पे क्या बोलूं? आप कहानी सुन रहे हैं और आपको जो प्रतिक्रिया देनी है आप दे सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आप ये जानिए कि नवल नारायण ऐसे ही थे, और नवल नारायण ने यही व्यवस्था करी, और इस बहाने नवल नारायण की गाड़ियां वैसे चल रही थी। दत्त बाबू इससे परेशान थे, दत्त बाबू इससे खुश नहीं थे। दत्त बाबू बार बार कहते थे, ये सैलरी का क्या फायदा हो रहा है, सब सैलरी तो तुमने बांट दिया लोगों में। तो नवल नारायण कहते थे, नौकरी तो बच गया है ना, इस्तीफा नहीं दिया है ना, छोड़े नहीं है ना, काहे परेशान हो रहे हैं? फिर प्रमोशन हो जाएगा, फिर अब प्रमोशन एग्जाम देंगे, फिर पास करेंगे, उसमें तो आगे अब पोस्टमैन बन जाएंगे बड़े पोस्ट ऑफिस के। जब तक ये दिन है ये निकल जाए, तब तक जनकिया काम करता रहेगा। अब हमसे ये काम नहीं होता है तो नहीं होता है, हम क्या कर सकते हैं? हमसे नहीं हुआता है, इतना दूर साइकिल चलाना रोज रोज, ये हमारे बस की चीज नहीं है। तो नवल नारायण को जो नौकरी मिली थी, नवल नारायण अपनी शारीरिक परेशानी बता करके उसको करने को राजी नहीं थे, और उसके बदले नवल नारायण भ्रष्टाचार कर रहे थे। पैसा दे करके अपनी जगह पे दूसरे से काम करवा रहे थे, उसको पैसा दे रहे थे, और दूसरे को वो उनके सेवाएं, उनके बदले उसको वो लोग एक्सेप्ट करें फिजिकली, उसके प्रेजेंस को, जानकिया के प्रेजेंस को पोस्ट ऑफिस में दोनों जगह, और नवल नारायण को प्रेजेंट दिखाएं, और उसको डाक देने में जो बहुत बड़ी विसंगति थी, जो नहीं होना चाहिए कायदे के अनुसार, वो रिस्क वो दोनों पोस्ट मास्टर ले रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उनको भी उसके बदले में नवल नारायण पैसा खिला रहे थे। तो इस बीच में कई बार ऐसा होता था कि वो जो जानकी गांव का ही है, वो जब नवल नारायण की ड्यूटी करके वापस लौट के आता था, तो कोई ना कोई संदेश छिपा होता था कि आज पोस्ट मास्टर साहब ने ये कहा है, ये कहा है, तो उनको नवल नारायण को बताने जाना है। तो जब वो लौट के आता था, और नवल नारायण को उसको बताना है, क्योंकि अगले दिन फिर उसको ड्यूटी जाना है नवल नारायण के बदले। जब वो ढूंढने आएगा तो पता चला घर में नवल नारायण है नहीं।
तो दत्त बाबू को बताने जाएगा तो दत्त बाबू तो जनकिया का शकल देखते ही चिढ़ते थे। वो कहते थे मुझको कुछ मत बताओ, जाओ घरे बता करके आओ, नवल नारायण की बीबी को बता के आओ, हमें कुछ मत कहो। तब वो आ जाता था नवल नारायण की माया को बताने कि भैया आएंगे तो भौजी ये बात कह दीजिएगा। तो इस तरह से लगभग 4-5 महीना ऐसा ड्यूटी करते हुए मैं जनकिया और माया के बीच खूब अच्छे से बातचीत होने लगी थी। और नवल नारायण के जो पुत्र है अर्नौआ, वो भी लगभग 7 महीने 8 महीने का हो चुका था। तो एक दिन जनकिया कहता है, जानते हैं भौजी, हमको बहुत चिढ़ बढ़ता है, जब हम आते हैं तो नवल नारायण मिलते नहीं है घर में, और फिर हमको जो कहना होता है, जो जवाब देना होता है, फिर वो जवाब अगले दिन देते हैं, फिर हम पूछते हैं, अगला दिन पता चलता है उसका उत्तर, और फिर हम अगला दिन बता पाते हैं, तो इनका नौकरिया एक दिन छूट जाएगा। इसे बड़ा बाबू एक दिन गुस्सा रहे थे, तो माया भी शिकायत करने लगी, आपको पता ही है कि आपके भैया कैसे है। तो जनकिया ने देखा कि भौजी का भी बहुत दुख दर्द है नवल नारायण को लेके, भौजी भी प्रसन्न नहीं है। तो जनकिया कहता है कि हमको तो शक होता है भौजी, कभी कभी ये मेहनत मशक्कत का काम जो उनको नौकरी लगा है वो खुद करना चाहिए, खुद नहीं करते हैं। हम किसान आदमी थे, हम अपना खेत उत में काम करते थे, हमको पकड़ के जबरदस्ती भैया इसमें लगा दिए, डाक ढोने में, उनके बदले हम डाक ले जाए। हमको भी मन नहीं करता है, लेकिन एक तो पैसा का लालच है इसलिए कर लेते हैं, और दूसरा उनका नौकरिया बचाए रखना है, हमको 2-4 को पैसा मिल जा रहा है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये मेहनत मशक्कत का काम नवल नारायण के बस का नहीं है। तो ये जो भौजी दो को बुतरुवन पैदा हुआ है, ये सब नवले नारायण का देन है कि भौजी ये हो। माया समझ गई कि जनकिया कहाँ की बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, और माया का चेहरा फक पड़ गया, क्योंकि दुखती रग पर माया की जनकिया ने हाथ रख दिया था, क्योंकि नवल नारायण की माया यहां महसूस करती थी कि नवल नारायण की माया को अब रतन का साथ नहीं है, विष्णु पठक को अब यहां नहीं मिलता है, कंस जी के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बन गया था माया का, तो ये सब याद आते थे। नबी मियाँ भी यहां नहीं है, तो नवल नारायण की माया यहां उदास उदास सी रहती थी, परेशान परेशान सी रहती थी। और उसमें माया को तो पता था कि ये जो बड़का बाबू है रंजितवा, ये भले ही रंजितवे है, लेकिन असली में रंजितवा थोड़ी है। इसमें तो न मेरा कुछ है, न नवल नारायण का कुछ है, ये तो हमारी बहन का लड़का है, जिसको हम अपना पुत्र बना के यहाँ ले आए हैं। और जो दुसरको है, इसमें भी नवल नारायण का शायद ही कुछ है, हो भी सकता है नहीं भी है। तो जब जनकिया ने ये बात कही ना मजाक में, तो चेहरा फक पड़ गया माया का। तो जनकिया को समझ में आ गया पूरी तरह से कि लगता है यहाँ पे हमारी दोस्ती भौजी के साथ हो सकता है। तो 2-4 दिन बाद फिर से उसने अपना प्रस्ताव माया के सामने रिपीट किया कि सब मेहनत मशक्कत का काम भौजी कैसे भैया से होता है। तो माया भी तैयार हो चुकी थी तब तक, यहाँ एक हमारे लिए भी रास्ता नया खुल सकता है। तो उसने कहा, मेहनत मशक्कत का काम भैया के बदले करने के लिए आप है ना, जैसे भैया का आप वो नौकरी कर रहे हैं, वैसे ही आप ये नौकरी भी कर लिया करिए जब आपको फुर्सत कभी मिले तो जानकी खुश हो गया। संजय भैया बोले, राम 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 राम। मैंने बोला, राम राम मत करिए संजय भैया, अब हम और खुल के क्या बतावें, आप राम राम कर रहे हैं तो समझ ही गए। माया का चरित्र आप जानते ही हैं, नवल नारायण का चरित्र आप जानते ही हैं। तो यहां से फिर एक नया अध्याय खुलता है कि माया की दोस्ती ये जानकी से हो जाती है, और नवल नारायण की माया अब इस गधाईपुर गांव में फिर से मां बनने वाली है। तो जनार्दन चाचा बोले, माया को भी लानत है, नवल नारायण को भी लानत है,
तो हमने कहा जनार्दन चाचा आपने लानत भेज दिया, संजय भैया आप भी जल्दी से लानत भेजिए ताकि हम फिर से प्रेशर फील कर रहे हैं। ये 22वां अध्याय को खत्म करें और जा करके लघु शंका करावे जल्दी से। तो जनार्दन चाचा बोले हम तो लानत गुस्सा में भेज रहे हैं रंजन बाबू, आप एपिसोडवा खत्म मत करिए। तो मैं बोला एपिसोडवा को खत्म कर देते हैं, 10 मिनट के बाद फिर आपको नया एपिसोडवा में इसके आगे की कहानी बताते हैं ना। जब यहाँ नियम है कि लानत भेजते ही एपिसोड बंद कर देना है। तो जनार्दन चाचा बोला हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये पाप ये लोग इतना करते जा रहा है ना कि सहना बहुत मुश्किल है सुनते हुए, ये लानत निकल ही जाता है मुंह से। तो मैं बोला इसीलिए तो नियम बनाया गया है जनार्दन चाचा कि जैसे ही लानत जाएगा वैसे ही एपिसोड बदल जाएगा। तो संजय भैया बोले चलिए हो ठीक है, आप जाइए लघु शंका करके आइए, तो फिर आप 23वें एपिसोड में आकर के हमको आगे का कहानियां बताइएगा। से माया जो है हर 13वें 14वें महीने में मां बन रही है और बाप माया के किसी भी बच्चे का नवल नारायण नहीं है। मैं बोला संजय भैया ये आश्चर्यजनक बात है ना? तो संजय भैया बोले बिल्कुल सही है, यही आश्चर्यजनक है। मैं बोला लेकिन नवल नारायण के पता नहीं और कितने बच्चे उधर महेंद्र लाल के यहाँ घूम रहे हैं, बुच्ची साहब के यहाँ घूम रहे हैं, उधर मित्तल प्रसाद के यहाँ घूम रहे हैं, और भी हमने कहा है गांव में 4-5 ठिकाने हैं। नवल नारायण के अपने बच्चे उधर खेल रहे हैं और नवल नारायण के घर में नवल नारायण की माया दूसरों के बच्चे ला रही है। ये पति पत्नी का बड़ा ही बढ़िया गठजोड़ है। संजय भैया और जनार्दन चाचा बोले साले सब हराम जादू को लानत है, ये गजब का खानदान था भाई दोनों तरफ। उधर हंस और कंस का खानदान भी वैसे ही है, और हंस के घर से ऐसी निकल के आई है माया, हंस की बहन। ये एक खानदानी घर की लड़की ऐसी होती है तो हंस के खानदान को लानत है, और नवल नारायण के खानदान को तो लानत है ही। दत्त बाबू ने यही सब संस्कार दिए अपने नवल नारायण में। से हम ये जानना चाहेंगे कि दत्त बाबू के और जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे, वो सब ऐसे थे क्या? हमने कहा जनार्दन चाचा सब कुछ बतावेंगे आपको इस पूरी कहानी में, लेकिन मैं अभी जा रहा हूं लघु शंका करने। तो हमारे सभी व्यूअर्स भी हैं समझदार, आपको पता है कि आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और मैं हूं रंजन कुमार। और अभी फिलहाल आपको कह के जा रहा हूं कि सप्रेम नमस्कार। जब बाथरूम से लौट के आएंगे तब हम जनार्दन चाचा को बताएंगे इसके आगे की कहानी, और जब हम जनार्दन चाचा को बताएंगे इसके आगे की कहानी तो आप तक भी पहुंचेगा उसके बाद यह 23वें खंड में क्या श्री नवल नारायण कथा में आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए सप्रेम नमस्कार।